दूसरे दिन की सुबह कोर्ट का माहौल पहले दिन से कहीं ज्यादा गंभीर था। रोहन कोलाबा फ्लैट में पूरी रात नहीं सोया था। वो अपनी गवाही को बार बार पढ़ता रहा था, हर शब्द को याद करता, हर वाक्य को दोहराता, हर पन्ने को अपनी उंगलियों से छूता। उसके पिता की तस्वीर उसके तकिए के पास रखी थी और डायरी उसके हाथ में थी। रात के 3 बज चुके थे, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में कल की गवाही का दृश्य था, देवराज का चेहरा था और अपने पिता के शब्द थे जो डायरी में लिखे थे। सुबह 6 बजे प्रिया ने उठकर चाय बनाई और उसके कमरे में लाई। उसने देखा रोहन बिस्तर पर बैठा था, डायरी उसके हाथ में थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे जो रात भर की जागने की निशानी थे। वो उसके पास बैठ गई और चाय का कप उसके हाथ में दिया। कप से भाप उठ रही थी और अदरक की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। पूरी रात जागता रहा। रोहन ने चाय का कप लिया और एक घूंट भरा। चाय गर्म थी और उसमें अदरक का स्वाद था जो उसे बचपन की याद दिला गया। नींद नहीं आई। कल की बातें दिमाग में घूम रही थीं। कपूर के सवाल, देवराज का चेहरा और मेरे पिता के शब्द। प्रिया ने उसके बालों को सहलाया। उसकी उंगलियां उसके बालों में धीरे धीरे चल रही थीं। तू तैयार है रोहन, मैं जानती हूं तू तैयार है। तूने अपनी गवाही 20 साल में लिखी है, हर शब्द तेरे दिल से निकला है। रोहन ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक गहरा डर था। प्रिया, मैं डरता हूं कि कहीं मैं अपने शब्दों में कमजोर न पड़ जाऊं। कहीं देवराज के वकील मुझे ऐसे सवाल न पूछ लें जिनका जवाब मेरे पास न हो। प्रिया मुस्कुराई, वो मुस्कान जो उसने बचपन से पहनी थी, वही मुस्कान जो हर बार रोहन को हिम्मत देती थी। तू 20 साल से इन शब्दों को अपने दिल में संजो रहा है। तू कमजोर नहीं पड़ेगा। मुझे याद है जब हम छोटे थे, तू हर बार परीक्षा से पहले डरता था और मैं तुझसे कहती थी तू पास होगा, और तू हमेशा पास होता था। रोहन मुस्कुराया। उसे वो दिन याद आ गए। सुबह 8:30 बजे भटनागर की कार आ गई। रोहन ने सफेद कुर्ता पहना, वैसा ही जैसा कल था, और अपने पिता की तस्वीर को अपनी जेब में रखा, डायरी को अपने बैग में, और फिर तीनों कोर्ट के लिए निकल पड़े। कोर्ट पहुंचने पर माहौल पहले से ज्यादा भीड़ भरा था। कुछ पत्रकार भी वहां खड़े थे। वो इस केस के बारे में सुन चुके थे और अब उन्हें पता था कि ये कोई साधारण केस नहीं, बल्कि एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। एक ने कैमरा उठाकर रोहन की तस्वीर लेने की कोशिश की, मगर भटनागर ने उसे रोक दिया। अंदर कोर्टरूम में वही माहौल था। बेंचों पर पहले से कई लोग बैठे थे। वकील अपनी फाइलों में व्यस्त थे और एक कोने में एक स्टेनोग्राफर अपनी मशीन लगा रहा था। एक बेंच पर देवराज बैठा था। उसके चेहरे पर आज वही ठंडी मुस्कान नहीं थी जो कल थी। वो गंभीर था और उसकी गंभीरता में एक चिंता थी जो वो छिपा नहीं पा रहा था। जज वर्मा ने आकर कोर्ट शुरू किया। उन्होंने हथौड़ा टेबल पर मारा और सबको शांत रहने का इशारा किया। फिर उन्होंने भटनागर की तरफ देखा। भटनागर जी, आज रोहन राठौड़ की गवाही है। भटनागर उठे। उनकी आवाज साफ और स्थिर थी। हाँ माय लॉर्ड। रोहन उठकर गवाही देने के लिए आगे बढ़ा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, मगर उसके कदम स्थिर थे। उसने सामने जज को देखा, बाएं देवराज को देखा और पीछे प्रिया और आन्या को देखा। तीनों ने उसे आंखों से हिम्मत दी। प्रिया ने सिर हिलाया, आन्या ने हाथ जोड़े। भटनागर ने पूछना शुरू किया। उनकी आवाज पूरे कोर्टरूम में गूंज रही थी। आपका नाम? मेरा नाम रोहन सिंह राठौड़ है। आपके पिता का नाम? विक्रम सिंह राठौड़। आपके पिता की मृत्यु कैसे हुई? रोहन ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में कोई कंपन नहीं था। वो शब्द जो उसने 20 साल में हजारों बार दोहराए थे, आखिरकार बाहर निकल रहे थे। उनकी हत्या कर दी गई 20 साल पहले। 3 गोलियां मारी गईं, एक सीने में, एक पेट में और एक सिर में। तीनों सामने से मारी गईं, करीब से। ऐसा हादसा नहीं हो सकता। ये हत्या थी। भटनागर ने डायरी उठाई। ये डायरी आपको कहाँ से मिली? मेरे पिता की डायरी मुझे एक बैंक लॉकर से मिली। शास्त्री जी ने मुझे बताया था कि वो डायरी वहां रखी है और उन्होंने मुझे लॉकर की चाबी दी। जब मैंने लॉकर खोला तो डायरी वहां थी, एक पुरानी डायरी जिसके पन्ने पीले पड़ गए थे और स्याही फीकी पड़ गई थी। डायरी में क्या लिखा है? रोहन ने डायरी के कुछ पन्ने पलटे और पढ़ना शुरू किया।
उसकी आवाज में अब एक गहराई थी। डायरी में मेरे पिता ने लिखा है कि कैसे देवराज सिंह ने कंपनी के पैसे निकालने शुरू किए, कैसे उन्होंने देवराज को पकड़ा और कैसे देवराज ने उन्हें धमकी दी। डायरी में हर घटना की तारीख लिखी है। 15 अप्रैल 2006 को देवराज ने पहली बार पैसे निकाले। 20 मई 2006 को पिता ने उसे पकड़ा। 3 जून 2006 को देवराज ने पहली बार धमकी दी और 15 जून 2006 की रात उनकी हत्या हुई। भटनागर ने डायरी कोर्ट में पेश की। ये डायरी हमारा मुख्य सबूत है। इसमें तारीखों के साथ साथ देवराज सिंह की धमकियों का पूरा विवरण है, हर शब्द, हर वाक्य, हर तारीख। हम इस डायरी को फॉरेंसिक जांच के लिए भी दे सकते हैं, लिखावट की उम्र बताने के लिए, स्याही की उम्र बताने के लिए। कपूर उठकर खड़े हो गए। उनकी आवाज में एक चुनौती थी, मगर वो पेशेवर थे। उन्होंने अपना कोट ठीक किया और रोहन के सामने आकर खड़े हो गए। माय लॉर्ड, मैं इस गवाह से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। जज ने इजाजत दी, सिर हिलाकर। कपूर रोहन के सामने आए और उसकी आंखों में देखा। उनकी आवाज में एक तल्खी थी जो किसी को भी डरा सकती थी। रोहन जी, आपने आर्यन वर्मा के नाम से एक फर्जी पहचान बनाई थी, क्या यह सच है? रोहन ने एक पल सोचा और फिर सीधा जवाब दिया। उसकी आवाज में कोई हिचक नहीं थी। हाँ, सच है, मैंने आर्यन वर्मा के नाम से पहचान बनाई। कपूर ने जोर दिया। उनकी आवाज में अब एक तल्खी थी। तो आप झूठ बोलने वाले आदमी हैं। आपने अपनी पहचान छिपाई, फर्जी नाम से जीवन बिताया, फर्जी दस्तावेज बनाए। तो हम आपकी इस गवाही पर कैसे यकीन कर सकते हैं? जिस आदमी ने खुद झूठ बोला हो, वो सच कैसे बोल सकता है? रोहन शांत रहा। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, कोई डर नहीं था, बस एक शांति थी। मैंने अपनी पहचान इसलिए छिपाई क्योंकि देवराज सिंह ने मेरे पिता को मारा था। वो मुझे भी मार सकता था और उसने मारने की कोशिश भी की। उसने मुझे एक गोदाम में बंधक बनाया, मुझे पीटा और मेरी जान लेने की कोशिश की। मैंने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला, मगर वो झूठ सिर्फ जिंदा रहने के लिए था। आज मैं जो कह रहा हूं वो सच है, हर शब्द सच है। कपूर ने दूसरा सवाल किया। उनकी आवाज में अब एक चालाकी थी। आप ये कैसे साबित करेंगे कि ये डायरी आपके पिता की है? इसे आपने खुद लिखा होगा। किसी पुरानी डायरी में कुछ भी लिख सकते हैं। रोहन ने बिना हिचके कहा। डायरी में मेरे पिता की लिखावट है। मेरी मां ने उसे पहचाना है। उन्होंने 20 साल तक अपने पति की लिखावट देखी है। शास्त्री जी ने भी पहचाना है। वो मेरे पिता के सबसे करीबी दोस्त थे और उनकी लिखावट को जानते हैं। डायरी के पन्ने 20 साल पुराने हैं और उनकी स्याही पुरानी है। कोई भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट बता सकता है कि ये लिखावट हाल की नहीं है। कपूर ने तीसरा सवाल किया। उनकी आवाज में अब एक ठंडक थी। आपके पिता की मृत्यु के समय आप कहाँ थे? मैं 4 साल का था। मैं घर पर था, अपनी मां के साथ। तो आपने खुद अपने पिता की हत्या नहीं देखी? रोहन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दर्द था, मगर उसकी आवाज स्थिर थी। नहीं, मैंने नहीं देखी, मगर डॉ वर्धन ने देखी। उन्होंने पोस्टमार्टम किया था और वो मेरे पिता की गोलियों के निशान को देख सकते थे। और शास्त्री जी ने भी देखा। वो मेरे पिता के सबसे करीबी दोस्त थे और उन्होंने ही मुझे ये डायरी दिलवाई और मुझे सच बताया। कपूर का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने महसूस किया कि रोहन उनके सवालों को शांति से संभाल रहा है। उन्होंने चौथा सवाल किया। इस बार उनकी आवाज में एक गहरी चालाकी थी। क्या आपको पता है कि आपकी मां कई सालों से मानसिक रूप से बीमार थीं? उन्होंने अपना दिमाग खो दिया था। वो किसी भी बात की गवाही नहीं दे सकती। रोहन की आंखों में गुस्सा आया, मगर उसने खुद को संभाला। उसकी आवाज में कोई क्रोध नहीं था, बस एक शांत जवाब था। हाँ, मुझे पता है। मेरी मां ने अपने पति की हत्या देखी थी। वो 20 साल तक उस दर्द में जीती रहीं। मगर मानसिक बीमारी का मतलब ये नहीं कि वो सच नहीं बोल सकती। और वो अब ठीक हैं। डॉक्टरों के मुताबिक वो अब पूरी तरह से ठीक हैं और वो मेरे साथ हैं। कपूर ने एक आखिरी सवाल किया। उनकी आवाज में अब जीत की एक झलक थी। क्या आपकी मां कोर्ट में गवाही दे सकती है? रोहन ने भटनागर की तरफ देखा। भटनागर ने सिर हिलाया। रोहन ने जवाब दिया, मेरी मां अभी इतनी मजबूत नहीं है कि कोर्ट आ सकें, मगर उनका बयान हमने रिकॉर्ड कर लिया है और वो लिखित रूप में कोर्ट में पेश किया जा सकता है।
कपूर की आंखों में एक चमक आई, मगर वो यहाँ नहीं है, और जो सबूत कोर्ट में नहीं पेश किया जा सकता वो सबूत नहीं है। अदालत को जीवित गवाह चाहिए, कागज के टुकड़े नहीं। भटनागर उठे। उनकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी। माय लॉर्ड, हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट है कि माया राठौड़ की तबीयत ठीक नहीं है। हम उनका लिखित बयान पेश कर सकते हैं और ये बयान कानूनी रूप से मान्य है। जज ने सिर हिलाया। दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी, मैं इस पर बाद में फैसला लूंगा। रोहन की गवाही खत्म हुई। वो अपनी सीट पर वापस बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसका दिल हल्का था। उसने अपने पिता की तस्वीर को छुआ। वो अब भी वहां थी, उसकी जेब में, उसके दिल के पास, और एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। प्रिया ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसके हाथ में एक ताकत थी। तूने बहुत अच्छा किया। आन्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व था। कपूर के सवालों को तूने शांति से संभाला। वो तुझे तोड़ना चाहता था, मगर तू टूटा नहीं। तू हर सवाल का जवाब देता रहा। रोहन मुस्कुराया, एक हल्की मुस्कान जो उसके चेहरे को रोशन कर गई। मैं टूटा नहीं क्योंकि मेरे पास सच है। जब सच तुम्हारे साथ होता है तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, चाहे कितने भी सवाल पूछ लो। भटनागर उनके पास आए। उनके चेहरे पर संतोष था। आज का दिन हमारे लिए अच्छा रहा। रोहन ने शानदार गवाही दी। हर सवाल का शांति से जवाब दिया। कल डॉ वर्धन की गवाही है। अगर वो भी ऐसे ही जाती है तो हमारा केस बहुत मजबूत हो जाएगा। रोहन ने भटनागर की तरफ देखा। सर, आपको लगता है हम जीतेंगे? भटनागर मुस्कुराए। रोहन, जब तू कोर्ट में खड़ा था और बोल रहा था, मैंने देखा। जज के चेहरे पर एक भाव था। वो तेरी बात सुन रहे थे, वो यकीन कर रहे थे। हाँ, मुझे लगता है हम जीतेंगे। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त रोहन ने देखा, देवराज दूर खड़ा था और उसकी आंखों में गुस्सा था। मगर इस बार वो मुस्कुराया नहीं, वो सिर्फ घूरता रहा। उसकी आंखों में नफरत थी और शायद डर भी। रोहन ने उसे अनदेखा किया और आगे बढ़ गया। उसकी पीठ सीधी थी और उसके कदमों में कोई कंपन नहीं था। कोलाबा फ्लैट पर लौटकर तीनों ने साथ खाना खाया। प्रिया ने रोहन की पसंद की सब्जी बनाई थी, आलू गोभी, और आन्या ने रोटियां बनाई। तीनों साथ बैठकर खाने लगे। माहौल पहले की तुलना में हल्का था, जैसे कोई बोझ कम हुआ हो। खाने की महक पूरे फ्लैट में फैल गई थी और पंखे की हवा में वो महक और दूर तक जा रही थी। रोहन ने खाना खाते हुए कहा, आज मुझे लगा जैसे मैं अपने पिता के करीब पहुंच गया हूं। प्रिया ने पूछा, कैसे? रोहन ने अपने पिता की तस्वीर निकाली और उसे देखा। तस्वीर में विक्रम मुस्कुरा रहे थे। आज मैंने कोर्ट में उनके बारे में बात की। मैंने उनकी डायरी से पढ़ा। मुझे लगा जैसे वो मेरे साथ खड़े हैं, जैसे वो मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए हैं और कह रहे हैं, शाबाश बेटा। आन्या ने उसका हाथ पकड़ा। वो हमेशा तेरे साथ हैं रोहन, हर कदम पर, हर पल पर। उस रात रोहन बालकनी में खड़ा था और समुद्र की लहरों को देख रहा था। चांद आसमान में चमक रहा था और तारे टिमटिमा रहे थे। लाखों तारे, हर एक एक उम्मीद की तरह। उसने अपने पिता की तस्वीर को अपने होंठों से लगाया और फुसफुसाया, पापा, आज मैंने आपके लिए बात की। मैंने कहा जो कहना था। कल डॉ वर्धन बोलेंगे और फिर इंसाफ होगा।